हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन में आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मैथ्स मेंटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क 2021 में 8 अगस्त को शिफ्ट 1 में पूछा हुआ मेमोरी बेस्ड पेपर। मेमोरी बेस्ड पेपर है, बट यहाँ पर कुछ सवाल जो होते हैं वो बिल्कुल एक्चुअल सवाल से मिलते जुलते होते हैं, और यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि यार एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है ना, एग्जामिनर किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टॉपिक की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है ना। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करने चाहिए। तो आज हम वही करने वाले हैं और जानेंगे कि इसका जो बेस्ट अप्रोच है, तरीका क्या हो सकता था, किस तरीके से इस सवाल को करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पेपर का जो ओवरव्यू था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल था वो सिंप्लीफिकेशन पर सवाल था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 सवाल आपके सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आए थे। उसके बाद फिर एक टेबुलर DI बोल सकते हैं इसको, इसके ऊपर आपके 5 सवाल आए थे, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद फिर आपका अर्थमेटिक आया था, जिसमें मेंसुरेशन के ऊपर बेस सवाल है। फिर आपका मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर सवाल है। फिर आपका टाइम स्पेंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल है। आपका बोटनी स्ट्रीम के ऊपर सवाल है। नंबर्स के ऊपर सवाल है। एवरेज के ऊपर सवाल है। फिर यहाँ पर आपके पास में नंबर सीरीज पर बेस सवाल आ चुके हैं। तो ये 5 सवाल थे, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद फिर से आपका टाइम स्पेंड डिस्टेंस का सवाल है, बेसिक सवाल ट्रेन के ऊपर पूछा गया है। इसके बाद फिर आपके पास SI का सवाल पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपके पास में टाइम एंड वर्क का सवाल है। इसके बाद फिर आपका नॉर्मल परसेंटेज का सवाल पूछा गया है। फिर आपके पास में रेशियो का सवाल पूछा गया है। सिंपल कॉस्ट प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस का सवाल है। फिर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन दोबारा पूछा गया है। तो यहाँ पर एक सवाल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल यहाँ पर क्या पूछे गए हैं आपसे, सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए। पहले 5 पूछे गए, तो टोटल 13 सवाल हो गए आपके। फिर यहाँ पर आपके पास क्या पूछा गया है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के ऊपर कितने सवाल पूछे गए हैं, 5 सवाल पूछे गए, 36, 37, 38, 39 और 40। ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करेंगे, और जहाँ पर हमें लगेगा कि हमें इस सवाल को अभी स्किप करना चाहिए, उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इस सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, बट जहाँ पर जो भी शॉर्टकट या जो भी बेसिक चीज़ें होंगी मैं वहाँ पर बताता हुआ चलूँगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या है, 55 × 45 + 205 - 15 × 12 इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले सवाल लिखा, तो सवाल क्या है आपके पास में, 55 × 45 और प्लस 205 और -15 × 12, ठीक है, और इज इक्वल टू ये p का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जब भी दो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 हो, ठीक है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 हो, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है, और इनकी यूनिट प्लेस पे कितना है, 5 है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, क्योंकि 10 का डिफरेंस है तो एक बड़ा होगा, तो ये 55 बड़ा है और 45 छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी इस तरह के फॉर्मेट में होता है कि यूनिट प्लेस पे 5 है, उनके बीच का डिफरेंस 10 है, तो उनके जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो 75 होते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट डिजिट क्या मिलेंगे, 75 मिलेगा। उसके बाद इनमें से जो बड़ा है वो 55 और 45 में कौन बड़ा, 55। तो यूनिट प्लेस को छोड़कर जो भी बच रहा है, यानी कि 5, इसका स्क्वायर करो और इसमें से एक कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 2475, यानी 2475 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो। प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 205, फिर -15 × 12। किसी भी नंबर को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में पहले उसका आधा जोड़ देते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 180 आएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, p²। अब यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो साफ साफ दिख रहा है, 25 है। तो ये जो 25 है और ये जो 2475 है, इसको अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2500। और 2500 जो है वो किसके बराबर है, वो p² के बराबर है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो p होगा वो 50 होगा, जो p होगा वो 50 होगा। तो आपका जो इस सवाल का सही जवाब है वो है C ऑप्शन 50। ठीक है, सिंपल था, सरल था, आसान था। एक बार अच्छे से इसको देखो। ठीक है, जो भी शॉर्टकट बता रहा हूं वो भी डिटेल में बता रहा हूं, ताकि आपको ये चीज सीख जाओ आप। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर जो बेसिक मैंने आपको बताया इसको मैं एक बार बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में 35 × 45 आ जाए, तो इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो लास्ट 2 डिजिट तो 75 होंगे। अब इनमें से बड़ा कौन है, 45 बड़ा है,
यूनिट प्लेस हटाया तो बचा कितना 4, तो 4 का स्क्वायर -1 यानी कि 15। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आएगा 1575 आएगा। अब जैसे 15 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो 15 से अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 12 से आपने किया था, मान लो 12 की जगह आपने 16 से कर दिया, ठीक है, तो पहले 16 में इसका आधा जोड़ दो, ये कितना हो गया 16 + 8 कितना हो जाएगा 24, और 10 मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। अब यहाँ लिखा है 40% ऑफ 50% ऑफ 3/4 ऑफ 2400। कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखो। 40% का मतलब हो गया 2/5, 50% का मतलब हो गया 1/2, ये हो गया आपके पास में 3/4, और ये आ गया आपके पास में 2400, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार देखते हैं कि यार ये हो गया आपका 40 से ये जाएगा 60 बार, और ये हो गया आपके पास 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 360। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 360 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 360 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, ज़्यादा समय इसको नहीं देना है। इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहे हैं आपसे, ध्यान से देखो। इस सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर बोला है 272 इंटू 425 डिवाइडेड बाई समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो इसको लिखते हैं अपन 272 इंटू 425 डिवाइडेड बाय समथिंग है, तो अगर इंटू करेंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, और ये स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर कितना है आपके पास में 400 है, ठीक है सर। अब ये जो समथिंग है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 400 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 272 इंटू 425, और नीचे कितना आ गया आपके पास 400 आ गया, और ये आ गया आपके पास में कितना p², ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। 25 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 16 बार, 25 से ये जाएगा आपका 17 बार, ठीक है। 16 से ये जाएगा आपका 17 बार, तो ये आपको जो p² दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 17 का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब p जो है वो कितना है आपका 17 है, p जो है वो आपका कितना है 17 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। सिंपल सवाल था, आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। चले, काटापिटी मचाना थोड़ा सा आपको तेज़ी से है, क्योंकि अगर आप ये जल्दी कर लोगे ना तो फिर आपका सवाल जल्दी होगा और आप आगे और सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप इसमें वीक हो तो फिर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम रहेंगे और फिर सिलेक्शन में दिक्कत होगी, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, 4th सवाल पे आते हैं। अब यहाँ लिखा है 56 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 4 माइनस 316 प्लस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिखा 56 डिवाइडेड बाय 14, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे की ओर जाएगा, इंटू 4 माइनस 316 और प्लस समथिंग मैंने p मान लिया, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100। अब यहाँ पर हमने देखा कि यार ये जो है ये इसको 4 से कैंसिल करेगा, 4 इंटू 4 जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 316 प्लस p² इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो इसका जो एल्जेब्रिक सम है वो माइनस का 300 आएगा, माइनस का 300 उधर जाके प्लस का 300 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 100 से 400, 100 से मिलके 400। तो p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है बी ऑप्शन 20, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब कितना है बी ऑप्शन 20। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल क्या है 729 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 23 इंटू 5 माइनस समथिंग 36% ऑफ 200। तो हमने इसको लिख लिया पहले 729 अपॉन 27, फिर यहाँ पर प्लस 23 इंटू 5, फिर यहाँ पर माइनस समथिंग हो रहा है इज इक्वल टू यहाँ पर हो रहा है आपके पास में 36% ऑफ 200। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो चीज़ है ये आपकी क्या बन जाएगी 27, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 115 माइनस समथिंग इज इक्वल टू परसेंटेज से इसके 2 0 जाएंगे, 36 इंटू 2 हो जाएगा आपका 72, ठीक है। अगर इसको जोड़ें तो यहाँ पर कितना हो रहा है ये 27 और 15 42 हो रहा है, 142 माइनस 72 और p को उधर भेज देंगे तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो साफ साफ दिख रही है कि 70 आ रही है। तो p की जो वैल्यू है वो 70 आ रही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। सिंपल, सरल, आसान, ईजी। तो डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सिंप्लीफिकेशन के शुरुआत के जो 5 सवाल थे वो हमने कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पर ये जो टेबुलर DII है इसको अपन थोड़ा सा स्किप करते हैं। इसके 5 सवाल थे, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट।
और यहां से सवाल शुरू करते हैं। अब यहां पर ये सवाल अर्थमेटिक के शुरू हो गए। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर लेस, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है, स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल का एरिया सेम है, ये कंडीशन दी गई है, इन दोनों के साइड्स को लेकर भी एक रिलेशन दिया गया है। अब आपको बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा। ध्यान से देखते हैं। हमने बोला सर यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वायर है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब स्क्वायर की जो साइड है वो हमने ए मान ली है, इसकी जो साइड है वो लेंथ और ये ब्रेथ हो गई। बट यहाँ पर जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये a + 8 हो गया, और ये 6 मीटर कम है, तो ये a - 6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो एरिया है और इनका जो एरिया है ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है सर, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² = a², ये हो जाएगा आपका कितना 8 और ये 6 गया तो 2a - 48। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो a² है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 2a है वो 48 है, तो a जो है वो आपके पास में कितना है, 24 है। a अगर आपके पास 24 है तो इसकी जो वैल्यू है ये 18 आ जाएगी और इसकी जो वैल्यू है ये 32 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पेरीमीटर। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l + b, ट्वाइस ऑफ l + b। तो ट्वाइस ऑफ l में l तो 32 हो गया, b जो है वो 18 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 50, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना, 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? पक्का आगे बढ़े? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार ध्यान से देख लो, दोनों का एरिया बराबर करना था क्योंकि कहा गया था इसकी साइड अगर हमने ए मानी है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो 8 ज़्यादा और 6 कम है। एरिया बराबर करके साइड्स निकाल ली हमने। लेंथ और ब्रेथ अगर आ गया रेक्टेंगल का तो उसका पेरीमीटर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये मिक्सचर इरिगेशन का सवाल है। 25 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। इफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज मिक्सड इन इट, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर विल बी। ठीक है ना, तो आपके पास में एक 25 लीटर का मिक्सचर है जो कि अल्कोहल और वाटर से बना हुआ है, जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 1:4 दिया गया है। आपने 5 लीटर पानी मिलाया है। अब आपसे बोल रहा है जो नया मिक्सचर आपको प्राप्त होगा उसमें अल्कोहल का परसेंटेज क्या है। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमने लिखा यहाँ पर अल्कोहल और यहाँ पर लिखा वाटर। इसका जो रेशियो है वो 1:4 है। 1:4 का मतलब हो गया 1 + 4, यानी कि 5 यूनिट जो है वो टोटल मिक्सचर है। बट ये जो 5 यूनिट है इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लीटर जो दी गई है वो 25 लीटर दी गई है, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास, 5 लीटर है। तो इसका मतलब ये जो है ये आपके पास में 5 लीटर आ गया, ये जो है ये आपके पास में 20 लीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया। अब आपने इसमें 5 लीटर पानी मिलाया है, तो अगर आपने 5 लीटर इसमें पानी मिलाया है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 25। बट आपने इसमें तो कुछ नहीं किया तो ये तो 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब अब जो अल्कोहल है वो आपके पास 5 है और जो आपके पास वाटर है वो आपके पास में 25 है। तो टोटल मिक्सचर जो है वो आपके पास में कितना है, 30 है। उसमें से अल्कोहल कितना है, उसमें से अल्कोहल जो है वो 5 है। तो यही आपसे परसेंटेज पूछ रहा था अल्कोहल का। तो ये आ जाएगा 1/6, यानी कि आ जाएगा आपका 16.66%, 16.66%। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, ई ऑप्शन होगा। इस सवाल का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ई ऑप्शन होगा। ठीक है, सिंपल सरल आसान सवाल था, अप्रोच भी उससे आसान थी, तो मेरे ख्याल से इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट गोज टू कॉलेज एट द रेट ऑफ 5 km/h एंड रीचेस 12 मिनट्स लेट। ठीक है, इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 8 km/h ही इज 15 मिनट अर्ली। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज कॉलेज एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि मान लेते अपने घर से अपने कॉलेज जा रहा है, तो जब वो 5 km/h की स्पीड से जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वो 8 km/h की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आपसे बोल रहा है कि उसके घर से कॉलेज की जो दूरी है वो बता दो कितनी है ना, आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, चाहे वो 5 की स्पीड से जाए चाहे वो 8 की स्पीड से जाए, जाएगा तो अपने घर से कॉलेज ही,
यानी कि घर से कॉलेज की जो दूरी है वो तो चेंज होने वाली है नहीं, चाहे आप 5 की स्पीड से जाओ चाहे 8 की स्पीड से जाओ। यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैंने बताया हुआ है क्लास में कि अगर स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर ये कांस्टेंट है आपका, ये अगर आपका कांस्टेंट है तो इसका मतलब होता है कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किस चीज़ के, टाइम के। तो अगर आपके पास में स्पीड का रेशियो है तो आप टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हो, अगर टाइम का है तो आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसको पलट दोगे तो टाइम का आ जाएगा, टाइम का जो भी रेशियो होगा उसको पलट दोगे तो स्पीड का आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमने बोला कि भैया वो 5 की स्पीड से जा रहा है और फिर एक दिन 8 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है सर, तो ये रेशियो किस चीज़ का है, स्पीड का। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 8 और 5 हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना, पलट जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसको इतना समय लगता है, यहाँ पर इसको इतना समय लगता है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो 3 यूनिट का आ रहा है। वो कितने का आ रहा है, 3 यूनिट का आ रहा है। और ये 3 यूनिट का जो आ रहा है वो जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर ये 12 मिनट क्या है, लेट है, और यहाँ पर 15 मिनट क्या है, अर्ली है। तो जब लेट और अर्ली होता है, यानी लेट और अर्ली होता है, तो हम इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 15 और 12 कितना हो गया, 27 हो गया। 15 और 12 कितना हो गया, 27 हो गया। तो 3 यूनिट जो है वो 27 मिनट के बराबर है, यानी 1 यूनिट जो है वो साफ साफ दिख रही है कि वो किसके बराबर है, वो 9 मिनट के बराबर है। वो किसके बराबर है, 9 मिनट के बराबर है। अगर ये 9 मिनट के बराबर है तो ये जो 8 यूनिट है ये किसके बराबर है, 8 × 9 करेंगे तो 72 मिनट्स के बराबर हो गया। ठीक है ना, 72 मिनट्स के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया जब आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आपको 72 मिनट्स लगते हैं, है ना। यानी कि अगर आपको मालूम है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तब आपको 72 मिनट्स लगता है। तो आप लिखोगे स्पीड कितना, 5। अब ये 5 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए टाइम को भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप 72 लिखोगे तो इसको आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो 5 से ये जाएगा कितनी बार, 12 बार, और 12 से ये आएगा 6 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 किलोमीटर। आपका जो आंसर आएगा वो 6 किलोमीटर आएगा। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो कॉलेज है उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो लेट अर्ली होता है ना, और जो अर्ली अर्ली या लेट लेट होता है, ऐसे कंडीशन बन सकती है। ठीक है ना, तो इस वाले में हम क्या करते हैं, सम करते हैं, और इस वाले में अपन क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द रेशियो बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड, ध्यान से देखना, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट यानी कि धारा की जो स्पीड है, इज 7:1। इफ द बोट कैन कवर 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, देन फाइंड द डिस्टेंस इट कैन कवर रनिंग डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भैया डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस होगा वो अप स्ट्रीम के मुकाबले अलग होगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो अप स्ट्रीम स्पीड होता है ना, अप स्ट्रीम स्पीड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका B-S, और जो आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड वो होता है आपका B+S, जिसमें से S क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, B क्या है आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो रेशियो बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि B-S एंड द स्पीड ऑफ करंट यानी कि S, ये आपको 7:1 दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो B-S जो है वो 7S आ जाएगा, यानी कि B जो आ जाएगा वो 8S आ जाएगा, यानी कि B/S जो आ जाएगा वो 8:1 आ जाएगा। ठीक है, 8:1 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर ये बोल सकते हो कि B जो है वो 8K है और S जो है वो K है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हमसे बोल रहा है कि इफ द बोट कैन कवर 70 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, तो अप स्ट्रीम में कौन सी स्पीड होगी, B-S होगी। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो आपको मालूम है कि अगर ये डिस्टेंस दिया है और ये अगर आपको टाइम दिया है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। और कौन सी स्पीड होगी, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, B-S होती है। ठीक है सर, तो B-S के हिसाब से अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो 8K - K कितना हो जाएगा, 7K हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 7K जो है ये 14 के बराबर आएगा, तो K की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर K की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि B की वैल्यू कितनी है, 16, और S की वैल्यू कितनी है आपके पास, S की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है। ठीक है ना, तो ये आपके पास में क्या आ गया, B की वैल्यू
कितनी होगी 8 इंटू 2 16 और k की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये आ गया आपके पास। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द डिस्टेंस इट कैन कवर रनिंग डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटे में डाउन स्ट्रीम के केस में। तो यहां पर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है सर, आपका स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इस केस में क्या होगा, स्पीड होगा आपका b प्लस एस और यहां पर आपका टाइम आएगा। b प्लस एस क्या होगा सर, 16 और 2 18 हो गया, और टाइम यहां पर कितना है आपके पास में 5 घंटे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 90, तो ये आ गया 90 किलोमीटर। तो ये 5th ऑप्शन आपका यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, सिंपल सरल आसान इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की यहां तक नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सब चीजें तो बिल्कुल शुरुआती दौर में आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, या इतना तो आपको आना ही चाहिए अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल आता है जो लेट और अर्ली हो गया, फिर आपका ट्रेन के ऊपर सवाल आता है, फिर उसके बाद आपके बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर सवाल आता है, और तीनों सवाल यहाँ पर थे इस पेपर में थे। ठीक है, ये बोट एंड स्ट्रीम का है, इसके पहले जो था वो आपका जो बेसिक लेट और अर्ली वाला है। ठीक है, और अभी ट्रेन का सवाल भी आने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इवन एंड 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 96। ठीक है, तो आपके पास 5 जो है वो क्रमगत इवन नंबर्स हैं और 4 जो हैं क्रमगत आपके पास में ऑड नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो 96 दिया है। आपसे बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट इवन नंबर एंड लोवेस्ट ऑड नंबर अमंग देम। आपको हाईएस्ट इवन नंबर और लोवेस्ट ऑड नंबर का डिफरेंस बताना है। आपको दिया गया है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो 4 है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो क्या है आपके पास में 4 है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मेरे पास में 5 जो है वो इवन नंबर है, तो मैंने इवन नंबर मान लिया कि एक ई है, तो इसके आगे वाला होगा e+2, इसके आगे वाला होगा e+4, इसके पहले वाला होगा e-2 और इसके पहले वाला होगा आपका e-4। तो 1 2 3 4 5 ही मैंने मान लिया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है कि आपके पास में 4 जो है वो ऑड नंबर है, आपके पास 4 जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर मैंने क्या मान लिया, ऑड नंबर मैंने मान लिया O, ये हो जाएगा O+2, ये हो जाएगा O+4 और ये हो जाएगा आपका O+6, है ना। 2 2 4 2 6। ठीक है सर, 1 2 3 4 4 नंबर हो गए आपके पास। इनका जो सम है वो 96 है। अगर इनका सम कर लें, इनका सम कर लें तो 1 2 3 4 5, तो ये 5E आ जाएगा। 1 2 3 4, तो ये 4O आ जाएगा। ठीक है, 4O। ठीक है सर, प्लस माइनस में कैंसिल, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 6 4 10 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 96 है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो 5E है और 4O है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 84 हो जाएगा। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई, ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और ये O है ना, ये O है। ठीक है, यहाँ निशान बना देता हूँ मैं, ये O है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो आपके पास में 4 है ना। स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो आपके पास में कितना है, 4 है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपके पास में 4 है। इफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक 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 ठीक, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 4 है। ठीक है, तो इससे अपने को क्या पता चल जाएगा, इससे अपने को पता चल जाएगा कि ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 4 है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं भैया, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट इवन नंबर, हाईएस्ट इवन नंबर तो आपके पास ये आ जाएगा, और लोवेस्ट ऑड नंबर यानी कि ये आ जाएगा, इसका आपको डिफरेंस बताना है। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि यार ये
प्लस 4 माइनस ओ होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा अब अपने को मालूम है कि जो अपना सबसे छोटा इवन नंबर है वो 4 है। तो अगर सबसे छोटा इवन नंबर 4 है यानी कि ये जो वैल्यू है ये 4 के बराबर है। तो अगर ये 4 के बराबर है तो इसका मतलब ई जो है वो 8 के बराबर हो गया। तो अगर ई जो है वो 8 के बराबर हो गया तो ये 8 प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस ओ का मतलब यहाँ पर ऑड नंबर है। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑड नंबर बताना है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अपने को ये भी समझ में आ रहा है कि ई की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। ई की वैल्यू अगर 8 हो गई तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है, 40 उधर चला गया तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो जाएगा तो 4O की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 44। तो O की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 11, यानी कि O की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 11। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ गया, 11 आ गया। तो इसका मतलब 8 और 4 12, 12 में से 11 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आपसे जो डिफरेंस पूछ रहा था वो कितना था, 1 था। आपसे जो डिफरेंस पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था, 1 था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, चलिए, अच्छा सवाल था, मतलब कठिन सवाल नहीं था बट अच्छा सवाल था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पर बोला है कि सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो 4 है, यानी कि सबसे छोटा इवन नंबर तो ये है, यानी e माइनस 4 जो है वो 4 है। अगर e माइनस 4 है तो e की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो e की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है, ये 4 है ही हमारे पास। ठीक है, अब हमें ऑड नंबर चाहिए, o की वैल्यू चाहिए। तो हमने बोला कि यार यहाँ पर ना आपको अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दोगे e की वैल्यू 8 तो ये 40 हो जाएगा, 40 इधर जाके इसको 44 बना देगा, 4 से कैंसिल होने के बाद 11 बन जाएगा। तो ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो हमारा इसमें वैल्यू पुट करने के बाद 8 4 12 माइनस 11 करने पे 1 आ जाएगा। तो डिफरेंस ही पूछ रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। अब यहां पर बोला इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ ए फादर एंड ए मदर इज 33 ईयर्स। The average age of the father, mother and their only son is 25 years. What is the age of the son? ठीक है, तो आसान सा सवाल है। ठीक है ना। तो भैया फादर हैं और मदर हैं, इनकी जो एवरेज एज है वो 33 है। तो टोटल एज जो होगी वो कितनी होगी, 2 इंटू 33 यानी कि 66। और फादर मदर और सन जो हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 25 है। तो यानी कि फादर मदर और सन इनकी एवरेज एज जो है वो 25 है। तो टोटल एज कितनी होगी, 3 इंटू 25। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 75। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं और इसमें से इसको घटा दूं तो यहाँ से आपके पास में सन की एज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 75 माइनस 66 विच इज़ इक्वल टू कितना, 9। तो यानी कि 9 साल का है भैया। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9 साल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत ही बेसिक सवाल है एवरेज का। ठीक है, एवरेज में इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। ठीक है, अब ये नंबर सीरीज के सवाल आ गए तो थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 सवाल अपन ने स्किप किया। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस a standing man in 10 seconds. Find the time taken by it to cross a platform of 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया आपके पास में एक ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास में 36 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, ये 10 सेकेंड में पार करता है एक व्यक्ति को जो कि खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन किस में, मीटर पर सेकंड में, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है और वो व्यक्ति कहीं भी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को पार कर रही है। तो ये ट्रेन है और ये व्यक्ति है, इसको जब पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। इसका मतलब हम यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के लिए हमें स्पीड ऑफ ट्रेन चाहिए और उस व्यक्ति को पार करने में जो उसको समय लगा, है ना, जो कि वो अपनी लंबाई पार कर रहा था, तो वो 10 सेकेंड है, आपको गिवन है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास 10 है, 10 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 100 मीटर, यानी कि आपके पास में लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया 100 मीटर। अब आपके पास में प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है, 60 है। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है, 60 है। तो जब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, तो क्या इसने अभी इसको पार किया, नहीं, अभी पार किया, नहीं, अभी पार किया, नहीं, अभी पार किया, नहीं, अभी पार किया, हाँ। तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा वैसे ही इसको ये पार कर देगा, यहाँ पर रहेगा तो इसको पार नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भैया लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमारे पास 100 आ चुका है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास 60 है, और इसको जब वो पार करेगा तो वो अपनी स्पीड से पार करेगा, और अपनी स्पीड जो है उसकी वो कितनी है, 10 है। तो उसको यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया। तो ये आ जाएगा आपके पास 160 अपॉन 10, तो सॉल्व करने पे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 16 सेकेंड। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 सेकेंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 16 सेकेंड। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, ईजी, बहुत ही ईजी सवाल, बेसिक सवाल है ट्रेन का। अगर आपने ट्रेन पढ़ा होगा तो शुरुआती दौर में ये सारे सवाल करवाए जाते हैं। ठीक है, बेसिक सवाल है। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। 2 इक्वल सम्स were borrowed at 8% per annum for 2 years and 3 years respectively. The difference in the interest was ₹96. Find the sum borrowed. अच्छा, यहाँ पर ना कुछ भी बोला नहीं गया है कि सवाल किस पर बेस्ड है, सिंपल इंटरेस्ट पे या कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगर कुछ नहीं बोला है इसका मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो आपने बोला कि आपने कोई पैसा लिया और उस पैसे को आपने 8% के दर पर लिया 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, बट दोनों पे जो इंटरेस्ट बन रहा है उसका जो डिफरेंस है वो 96 है। ठीक है ना। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया अगर आपने मुझसे कोई भी पैसा लिया तो 1 साल का आपको 8% देना है, तो 2 साल का कितना दोगे, 8 × 2 16%, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट का अगर सवाल है तो आप जो मुझे इंटरेस्ट दोगे वो मूलधन पर दोगे, यानी कि प्रिंसिपल पर दोगे, है ना। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर आपको 8% पहले साल भी देना है और 8% दूसरे साल भी देना है, तो कुल मिलाकर 2 साल में आप मुझे कितना दे दोगे, 16% दे दोगे। 2 साल में कितना दे दोगे भैया, 16% दे दोगे। ठीक है, अच्छा सर, तो ये आपने इसके हिसाब से 16% ले लिया, तो इसके हिसाब से आपको 16% मिल जाएगा। और अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो इसके हिसाब से आपको कितना मिल जाएगा, 24% मिल जाएगा। तो 24 और 16 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8% है। और 8% की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितनी दी है, 96 दी गई है। यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो तो 100% होगा। तो अगर वो 100% होगा तो यहाँ पर आप 2 0 लगा दो, तो यहाँ भी 2 0 लग जाएंगे। तो 100% यानी कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो 1200 रुपये था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आसान सा सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सवाल की। 2 person A and B can do a work in 60 days and 40 days respectively. They started the work together but A left after some time and B finished the remaining work in 10 days. After how many days A leave? तो A ने कितने दिन बाद काम छोड़ा ये आपसे पूछ रहा है। दोनों व्यक्ति कितने कितने दिन में काम करते हैं इसके बारे में हमें जानकारी है। तो ये आपके पास में 60 है, ये हमारे पास 40 है, इसका एलसीएम ले लिया 120, ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया आपके पास 3। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं भैया। हमने मान लिया कि ए ने जो है काम किया है टी दिन तक, ठीक है, या इसमें अपन ये कर सकते हैं कि यार रिमेनिंग बोला है ना, रिमेनिंग बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने बोला कि ए और बी ने साथ में काम किया है टी दिन, और फिर जो बचा हुआ काम है वो बी ने अकेले किया है और उसको करने में उसको 10 दिन लगे, ऐसा बोला है ना। रिमेनिंग काम को करने में उसको 10 दिन लगा है और ऐसा करके काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो ये हो जाएगा आपका 5T। और B कितना है आपके पास, 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 30, ये हो जाएगा आपके पास 120। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो 5T होगा वो आपके पास 90 होगा, तो T जो आएगा वो 18 आएगा। यानी कि A और B ने साथ में 18 दिन काम किया। इसका मतलब ये है कि A ने 18 दिन बाद काम करके छोड़ दिया। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, आसान सवाल था, है ना। हाउ मेनी डेज ए लीव, है ना, कितने दिनों बाद ए ने छोड़ा, 18 दिन बाद ए ने छोड़ दिया था। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट, 15% ऑन ट्रैवलिंग एंड 45% ऑन मिसलेनियस थिंग। अच्छा, अब यहाँ पर ना रिमेनिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब जो भी वो खर्चा कर रहा है वो अपनी टोटल इनकम का कर रहा है। तो 25% भी अपनी इनकम का है, 15% भी अपनी इनकम का है और 45% भी अपनी इनकम का है। कई बार ऐसे सवाल जो आते हैं परसेंटेज में उसमें रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल करता है। तो जैसे आपने 25% कर दिया, उसके बाद जो बचा उसका 15%, ऐसा बोला जाता है, बट इसमें ऐसा बोला नहीं। इसका मतलब ये सवाल थोड़ा सा आसान हो गया। अब वो बोल रहा है इफ ही सेव ₹13500 एनुअली, साल भर में वो 13,500 रुपये बचा लेता है, देन द पर्सन स्पेंडिंग ऑन मिसलेनियस थिंग इज, तो उसने मिसलेनियस थिंग में जो स्पेंड किया यानी कि 45% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि भैया वो 100 कमाता है, इस 100 का कितना हो गया 25%, इस 100 का 25% कितना हो गया 25। ये आपका चला गया सर हाउस रेंट में, ये आपका चला गया हाउस रेंट में, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको।
उसके बाद फिर 15% ट्रैवलिंग में चला गया, तो इसका 15% निकाला, इसका 15% तो कितना होगा सर 15 होगा, तो ये आपका चला गया किसमें, ट्रैवलिंग में। ठीक है, ये आपका चला गया किसमें, ट्रैवलिंग में। उसके बाद फिर क्या हो गया 45% मिसलिनियस में, तो इसका 45% निकाला, तो इसका 45% कितना होगा 45 ही होगा, तो ये आपका चला गया मिसलिनियस में। आपसे इसी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब आपने बोला 45 और 15 कितना हो गया 60, 60 और आपका 25 कितना हो गया 85, तो ये तो 85 तो खर्चा ही कर दिया, तो आपने 100 में से 85 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 15 ही तो बचा आपके पास। तो ये जो 15 है इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 13500, यानी एक की वैल्यू कितनी 15 से ये जाएगा 9 बार और 2 जीरो, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 900 हो गई। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है मिसलिनियस थिंग में कितना खर्चा कर रहा है, यानी 45 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 45 में क्या होगा 45 इंटू 900, तो यहाँ पर 9 5 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 40 और ये 2 जीरो, तो 40,500, 40,500। तो 40,500 हमें यहाँ दिया है बी ऑप्शन में, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। हमारा सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की, नहीं, पक्का 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 पक्का। ठीक है, आसान सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल है परसेंटेज का, इससे आसान जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। एन अमाउंट of money is to be divided among A, B and C in the ratio 4:5:7 respectively. If the amount received by C is rupees 1000 more than amount received by B, the total amount received by A and B together is। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल है कि भैया A, B, C में कोई धनराशि बांटी गई है और किस रेशियो में बांटी गई है, किस अनुपात में बांटी गई है, 4, 5 और 7 में बांटी गई है। ठीक है ना। अब आपसे बोल रहा है कि भैया C को जो है वो B से 1000 रुपये ज़्यादा मिले, सी को जो है वो बी से 1000 रुपये ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर दिख तो रहा है कि यार इसको 2 यूनिट ज़्यादा मिला है, तो ये जो 2 यूनिट है इसकी जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है 1000 रुपये, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में 500 है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। आपसे क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी, है ना, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी। तो ए और बी को तो कितना मिला है 4 और 5 यानी कि 9 मिला है, 9 यूनिट की वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो मुझे मालूम है कि 1 यूनिट के लिए 500 है, तो 9 यूनिट के लिए कितनी होगी 9 इंटू 500 यानी कि 4500, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा 4500। आपका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा 4500। ठीक है, आसान सवाल है ये तो। ठीक है, इजी इजी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेशियो का बेसिक सवाल, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 70% ऑफ द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो अंकित मूल्य मार्क प्राइस का 70% है। द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 9% ऑन द मार्क प्राइस, है ना। आपको जो गेन हुआ है उसका परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, अगर आप 9% का डिस्काउंट देते हो तो। अच्छा, डिस्काउंट किस पर देते हो आप? मार्क प्राइस पर देते हो। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पर बोला बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। हमने बोला सर अगर हम मार्क प्राइस को 100 मान लें फॉर एग्जांपल, तो 70% ऑफ मार्क प्राइस है, यानी कि इसका 70% करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है सर, और इस पर आपने 9% का डिस्काउंट दिया, इस पर अगर आपने 9% का डिस्काउंट दिया है तो इसका 9% कितना होता है? इसका 9% तो 9 ही होता है, तो 9 कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। अब मेरे पास में कॉस्ट प्राइस है, मेरे पास में सेलिंग प्राइस है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे अपन कॉस्ट प्राइस से, इंटू 100 कर दिया, यहाँ से 1 0 गया तो ये आ जाएगा 30%, यानी कि जो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है 30% है। आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है 30% है। सिंपल सवाल हो गया है, तो इससे आसान क्या हो सकता है जीवन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया हमारे पास, है ना, फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया, तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 255 में से 55 गया, तो ये कितना बचेगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15 माइनस 504 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं P। तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 15 हो जाएगा आपके पास में कितना 750। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 168 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P। 10 में से 8 गया 2, ठीक है ना, 14 में से 6 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 582, यानी कि P की जो वैल्यू है वो 582 है। तो C ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, C ऑप्शन जो होगा वो हमारा
क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ 36 प्लस 40% ऑफ 60 क्या होगा? 20% ऑफ 36, ठीक है, तो 36 का 10% होगा 3.6, डबल कर देंगे तो 7.2, ये आ गया। ठीक है, परसेंटेज से इसके 2 जीरो चाहेंगे, 4 6 24 हो जाएगा, 24 और 7 हो जाएगा 31.2, 31.2 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। सिंपल, सरल, आसान, ईजी। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। 36 का 10% 3.6, 10% किसी का भी निकालना हो तो 10 से डिवाइड कर दो, 3.6। अब 20% निकालना था एक्चुअली में, तो 10% तो निकाल ही चुके तो उसका डबल कर दो। ठीक है, उसका क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया 5625 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 15 इंटू 21 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग की वैल्यू बतानी है। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले रीराइट किया, तो ये हो गया आपके पास में कितना 5625, ठीक है, डिवाइडेड का साइन है तो इसको चेंज करेंगे तो 15 नीचे जाएगा, फिर ये आपका 21 हो गया, फिर ये नीचे जाएगा और फिर ये 5 हो गया, और ये मान लेते हैं ये p है, आपको p निकालना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है 25 है, यानी कि ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है उस नंबर की यूनिट प्लेस पे 5 है। ठीक है ना, और 56 कैसे आता है, 7 8 जा 56, यानी कि ये 75 का स्क्वायर होगा। तो 75 का स्क्वायर 5625 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 75 होगा। इंटू यहाँ पर कितना है 15 है, और इंटू यहाँ पर 2 है, इंटू यहाँ पर आपका 1/3 है, प्लस 5 है, इज इक्वल टू p है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, 15 से ये जाएगा कितनी बार, 5 बार। ठीक है ना, 15 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। डिवाइडेड बाय 3 है ना, डिवाइडेड बाय 3 है, तो यहाँ पर ये 3 की जगह क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत किया अपन ने, एक बार चेक करते हैं। क्या लिखा है 5625, तो ये तो 75 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 15 है, तो यहाँ पर 15 नीचे आ गया, इंटू यहाँ पर कितना आ गया 21 आ गया। अब डिवाइडेड बाय 3 है, डिवाइडेड बाय 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये बना देगा इसको कितना 5, और ये बना देगा 7, और ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये तो आसान सा सवाल था, ये तो आसान सा सवाल था, पता नहीं क्या लिख दिया था वहाँ पर 7। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ लिखा है 1 2/5 डिवाइडेड बाय 1 5/16 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 4। तो ये 5 और 2 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 16 ऊपर आ जाएगा, और 16 और 5 कितना होता है 21, तो ये 21 नीचे आ जाएगा, इंटू यहाँ पर समथिंग हो रहा है इज इक्वल टू यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ पर 7 से जाएगा ये 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 से जाएगा ये 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15/4, तो P जो होगा ये हो जाएगा 15/4, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 3 जा 12, 12 और 3, तो 3 3/4, 3 3/4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल सवाल था, आसान सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होगी। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। 324 है ना, 324 डिवाइडेड बाय 3/19 माइनस 87 इज इक्वल टू समथिंग। तो हमने पहले इसको लिख लिया 324 डिवाइडेड बाय 3/19 माइनस 87 इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19/3 हो जाएगा, माइनस 87 इज इक्वल टू P। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका कितना 6,
तो ये 60 और 54, 60 और 54, तो ये हो जाएगा 114। तो 114 माइनस 87, 87 में 13 जोड़ेंगे और 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 27, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना, 27 होगा। ठीक है, सही है, इजी है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ लिखा है 3/4 का क्यूब इंटू 2/3 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 1/624। अच्छा, तो यहाँ पर हमने लिखा 3/4 का क्यूब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 27/64 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16, और ये हो जाएगा आपके पास 81, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय समथिंग है, डिवाइड बाय समथिंग है तो यहाँ पर इंटू समथिंग करेंगे तो ये P हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1/624 है। ये ऐसा लिख दिया अपन ने। ठीक है, डिवाइडेड बाय P होगा ना, यहाँ पर डिवाइड, अगर इसको अपन P मानते हैं, अगर अपन इसको P मानते हैं तो डिवाइड बाय P होगा तो इंटू करेंगे तो 1/P हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका ऐसा कुछ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर 27 से ये जाएगा कितनी बार? 3 बार। 16 से ये जाएगा कितनी बार? 4 बार। और 624 को ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 624/12, और ये आ जाएगा आपके पास P उधर। ठीक है ना, तो यहाँ से 12 से ये 5 बार जाएगा तो 60 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा 52। तो यानी कि इसका जो जवाब होगा वो 52 होगा। इसका जो जवाब होगा वो कितना होगा? 52 होगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। तो आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब यहाँ लिखा है 3685 माइनस 4228 प्लस 3120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा 3685 माइनस 4228, और यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस 15। ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है सर, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना, 5 और 14 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, माइनस 4228। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5245 और 4228 माइनस कर रहे हैं, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और ये 1017 आ जाएगा, 1017 बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह का? सिंपल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ना। चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 224/4 प्लस 64 इंटू 3। तो 224/4 को क्या लिख सकते हैं? 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 प्लस 64 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 और 12 मतलब 192। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 8 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24, 248, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब आएगा। इससे आसान क्या हो सकता है? ठीक है, इससे आसान क्या हो सकता है? 248 हो गया। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब DI आ जाएगा आपका, बार ग्राफ आ जाएगा आपका। ठीक है, बार ग्राफ आ जाएगा। चलो, तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और इसको लिख के रख लेते हैं क्योंकि ये बार बार काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया A B C D और E। ठीक है, तो A जो है वो 250 और 300 के बीच में है, और ये बीचों बीच में है ना, क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई पार्टीशन दिया नहीं है ना, अंदर कोई लाइन दी नहीं है, तो इसका मतलब ये बीचों बीच मान के चलेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 275। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 275। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। B कितना है? B आपका 350 है, B आपका 350 है। C आपका कितना है? C आपका 200 है। ठीक है सर, और D आपका कितना है? D आपका कितना है? 225 है, D आपका 225 है, और E आपका कितना है? 300 350 के बीच में है तो 325 है। ठीक है, 325 है। तो एक बार इसका टोटल करके देख लेते हैं। तो ये 15 हो गया, ठीक है, एक बच गया,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 5 13, 2 15, 2 17, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 3 2 5, 2 7, 3 10 और 3 13, 1375। तो इसका टोटल निकाल के अपन ने रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि स्टडी द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एनिमल इन 5 जू A B C D एंड E। तो यहाँ पर जो बार ग्राफ है वो हमें क्या शो कर रहा है, 5 जू हैं A B C D E नाम से, उसमें कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो हमें शो कर रहा है। हमने पहले डेटा कलेक्ट कर लिया, अब ये डेटा किसके बारे में है, जू में कितने जानवर हैं उनके बारे में, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल में क्या क्या पूछा गया। अब इस सवाल की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ एनिमल इन ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ सी। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, मोर बोला है और परसेंटेज के फॉर्म में आंसर बताना है, डिफरेंस नहीं बताना। तो आपने बोला ए में कितने हैं सर, ए में 275 है, सी में कितना है सर, सी में 200 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 75 है। अपॉन कंपैरिजन आपका इससे हो रहा है, 200 से हो रहा है, इनटू कितना हो गया 100। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 37.5%, 37.5%। यानी कि आपका जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन है। आपका जो सही जवाब है वो कितना है, सी ऑप्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से मिटाते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना इंपॉर्टेंट है, उसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन ऑल द जू। टोटल नंबर ऑफ एनिमल का आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो टोटल तो हमने कर ही लिया था, तो 1375 ये हो गया आपके पास में, और 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 2 10 हो गया, ठीक है, और 5 7 35 हो गया, 5 5 25 हो गया, 5 5 25 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 275, 275 यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। आसान सा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका काम खत्म। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन ए एंड बी टुगेदर एंड दैट ऑफ सी एंड डी टुगेदर। यानी कि ए और बी में जितने जानवर हैं और सी और डी में मिलाकर जितने जानवर हैं उनका रेशियो बताना है। तो ए और बी में कितने हो गए भैया, ए और बी में हो गए आपके पास में 5, ये हो गया 12 और ये हो गया आपके पास 6, और यहाँ पर ये कितना हो गया, सी और डी कितना हो गया आपके पास में 425, 425। तो ये हो गया आपका 8 8 5 ज़ा, ये हो गया आपका 5 से अगर कैंसिल कर दें तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। तो ये आ गया आपके पास, और ये आपके पास कितना है 25 × 25 है। तो अगर हम 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 17 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 25:17 आएगा। तो 25:17 तो हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, सिंपल सरल आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक बार डेटा कलेक्ट कर लो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको हटा दें यहाँ से, इसको हटा दें। अब यहाँ से इसको हटाते हैं, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है आपसे, इफ नंबर ऑफ एनिमल इन बी इज इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। बी में 40% से आपने एनिमल को इंक्रीज किया है। तो बी में 350 थे, तो 350 थे और इसका आपने कितना 40% यानी कि 2/5, ठीक है ना। तो 5 से ये गया कितनी बार, 70 बार, तो ये आ जाएगा आपका कितना 140 से इंक्रीज किया आपने। तो 350 और 140 कितना हो जाएगा, 490 हो जाएगा। तो अब बी में 490 हो गए। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एनिमल इन बी एंड सी। तो सी में कितने हैं, सी में आपके पास में 200 हैं, आपको इनका डिफरेंस बताना है। तो साफ साफ दिख रहा है वो 290 आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो 5th ऑप्शन होगा। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5th ऑप्शन होगा, ठीक है। सिंपल सरल आसान ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल डेटा आपने कलेक्ट कर लिया था एक बार, बस उसी डेटा का इस्तेमाल करके, है ना, परसेंटेज चेंज बोल रहा है ना, डिफरेंस पूछ रहा है ना, एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल इन सी एंड ई टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ एनिमल इन ए एंड डी। तो सी और ई और ए और डी, व्हाट परसेंटेज मोर,
परसेंटेज में आंसर देना है, डिफरेंस नहीं बताना। तो डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा। पहले सी और ई का टोटल करते हैं। सी और ई का टोटल कितना होगा? सी और ई का टोटल होगा 525, तो ये हो जाएगा आपके पास में 525। ए और डी का कितना हो जाएगा? 500 है ना, ये हो जाएगा आपके पास में 500। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 25। परसेंटेज चेंज बताना है 500 पे इंटू 100, तो ये तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा? 5% आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो कितना है आपके पास में? 5%। इसका जो सही जवाब है वो कितना है? 5%। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का, आसान, सरल, इजी? ठीक है भाई, क्लियर है ना? क्लियर है। चलो, तो अब अपने पास में एक जो है वो टेबलर वाला छूटा हुआ है, नंबर सीरीज छूटा हुआ है बस, है ना? तो नंबर सीरीज के 5 थे और टेबलर के 5 थे, 5 10 सवाल अपने को करने हैं। तो फटाफट करते हैं, है ना? फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं भैया, फटाफट। तो टेबलर पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो अपन ये आ गया अपन टेबलर पे। अब इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इस डेटा को अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना? इस डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग टेबुलेशन शोज द कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय ए, बी एंड सी फॉर 5 डिफरेंट मंथ्स। स्टडी द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स जो है पर मंथ आप जितना कलेक्ट कर रहे हो अलग अलग महीने में, उसका डेटा आपको दिया गया। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा है कि भैया ए से जुलाई में कितना, अगस्त में कितना, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। उसी तरह से बी और सी के बारे में भी दिया है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर अपने को बार बार आना पड़ेगा, इसको एक जगह लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। सवाल क्या है? देखो, पहला सवाल ये लिखा है, नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय सी इन नवंबर इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन जुलाई। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि अपने, जब अपन को पीछे जाना पड़ेगा तो यहाँ पर अपना टेबल है। तो अपन क्या करते हैं, सवाल को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय सी इन नवंबर, तो हमने लिखा है यहाँ पर सी इन नवंबर। ठीक है, ये चीज हो गई। इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन जुलाई, तो यहाँ पर लिखा बी इन जुलाई। ठीक है, ये अपने को देखना है, ये अपने को देखना है। ठीक है, अच्छा, और इसका अपने को क्या बताना है? डिफरेंस बताना, और कुछ नहीं बताना, है ना? तो अपन क्या करते हैं, फिर से आते हैं स्लाइड पर। अब ध्यान से देखो, अब सवाल में क्या लिखा हुआ है? सी का नवंबर देखना है। तो सी का नवंबर देखा, कितना आ रहा है? 105 आ रहा है, तो ये आपका 105 है। ठीक है, और बी का जुलाई देखना है, तो बी का जुलाई ये रहा अपना 100, तो ये आपका पास 100 आ गया। तो इसका जो है, इसका सिर्फ डिफरेंस बताना था, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा? नन ऑफ दीज होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? ठीक है, तो ये मैंने आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप डेटा को एक बार चेक कर लो कि हमें सी का नवंबर देखना था, सी का नवंबर 105 है, और ए का जुलाई देखना था, ए का जुलाई आपका कितना है? बी का जुलाई देखना था, तो बी का जुलाई कितना है आपके पास? 100 है। तो उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? 5 आएगा, और हमारे ऑप्शन के हिसाब से सही ऑप्शन क्या बैठेगा? नन ऑफ दीज बैठेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, और इस वाले पार्ट को यहाँ से रब कर देते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो। यहाँ भी अपन ने सवाल लिख लिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय ए एंड सी टुगेदर इन अगस्त। तो हमने यहाँ पर लिखा ए और सी का अगस्त में कितना है, उसका रेशियो लेना है किसके साथ में? बी एंड सी टुगेदर इन जुलाई। तो बी एंड सी टुगेदर इन जुलाई, ये देखना है अपने को। ठीक है ना, ऐसा देखना है अपने को। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर अपने को ए और सी का अगस्त का देखना है, तो पहले ए और सी का अगस्त का देख लेते हैं। तो ए और सी का अगस्त, ए और सी का अगस्त, यानी कि ये 90 हो गया और ये 50 हो गया, यानी कि 140 हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 140 हो गई। ठीक है सर, और बी और सी का क्या देखना है? जुलाई, बी और सी का जुलाई देखना है, तो बी और सी का जुलाई देखना है, तो ये हो गया आपका कितना? 130। तो ये हो गया आपके पास में 130। तो आपको 130 और 140 का लेना है क्या? रेशियो, तो ये आएगा 14:13। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 14:13। ठीक है ना, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 14:13। तो ये आपका बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं, और इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, अब इस सवाल को पढ़ते हैं। विच मंथ हैज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, विच मंथ हैज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक।
तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक किस मंथ में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आपको बताना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, इनका टोटल कर लो, ठीक है, इनका टोटल कर लो। तो यहां पर इसका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास 6 और यहां पर आ जाएगा आपके पास में कितना 18 और 3 21, तो यह आ जाएगा 216, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 5 11 और 9 20 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास में कितना 208। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 9 18 और 6 14 का 4 1 बचा और ये 21 9 9 18 और 6 कितना हो गया 24, तो 2 बचा, 10 और 11 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया आपके पास में 28 और 2 30 हो गया, तो ये 304 हो गया, ठीक है। यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका 6 इसको दे देंगे, 60 60 120 हो गया, 190 तो 195 हो गया, तो उसका टोटल 195 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर इसका टोटल देख लेते हैं, तो ये हो रहा है 5 6 11 9 189, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे कम टोटल आ रहा है, यहाँ पर जो सबसे कम टोटल आ रहा है वो नवंबर में आ रहा है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स जो है वो किस महीने में आ रही है, नवंबर में आ रही है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, नवंबर होगा, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, नवंबर होगा, है ना। विच मंथ हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, तो आपका नवंबर आ रहा है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर आपका सही जवाब होगा इस सवाल का, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी ना, टोटल करना था और कंपेयर करना था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस सवाल की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन नवंबर, बी इन नवंबर टू द नंबर ऑफ बुक कलेक्टेड बाय ए इन जुलाई एंड अगस्त टुगेदर, ए का जुलाई और अगस्त टुगेदर। तो इसका क्या बताना है अपने को, डिफरेंस बताना है, इसका अपने को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर अपन देखते हैं कि भैया बी का नवंबर देखो, बी का नवंबर मेरे ख्याल से आ रहा है 36, तो ये आ रहा है आपके पास 36, और जुलाई और अगस्त देखना है अपने को ए के लिए, ए के लिए अपन ने जुलाई और अगस्त देखा, तो ये हो रहा है 176, है ना, ये आपका कितना हो रहा है 176, तो 176 और 36 का आपको डिफरेंस बताना है जो कि 140 आएगा, है ना, जो कि कितना आएगा 140 आएगा। तो आपका इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना आएगा 140, ठीक है 140, तो 140 ये रहा आपके पास में डी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल था, सरल था, आसान था, ठीक है। अपन ने डेटा ले लिया, उसका डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आखिरी सवाल क्या है वो देख लेते हैं। इसका आखिरी सवाल ये रहा, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं या इसको अपन पूरा रब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय ए इन ऑल द गिवन मंथ एक्सेप्ट सितंबर एंड नवंबर। तो यानी कि आपको ए का एवरेज बताना है, जुलाई अगस्त फिर सितंबर नहीं होगा, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर नहीं होगा, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक गए थे, तो उसमें 2 महीने हटा दिए, 3 महीने का आपको एवरेज बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए का आपको जुलाई देखना है, अगस्त देखना है और अक्टूबर देखना है, और आपको इसका एवरेज निकालना है, यानी कि आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन और इस सवाल के डेटा को देख लेते हैं। डेटा क्या है आपके पास में, ये रहा। तो जुलाई अगस्त और अक्टूबर, ए के लिए आएंगे जुलाई अगस्त और अक्टूबर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 6 और 6 12, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15, 15 और 8 23, और ये आ जाएगा आपके पास में 24। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 82/3, यानी कि आ जाएगा 82/3, यानी कि 80.66, 80.66। तो 80.66 आपका आंसर आना चाहिए, 80.66 ये आ गया, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन ऐसा कुछ दिया है क्या, ठीक है, ऑप्शन ऐसा कुछ दिया है क्या। तो 80 के आसपास तो कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो ये भी हो गया। अब अपन आ जाते हैं किस पर, नंबर सीरीज़ के सवाल पर, ठीक है। नंबर सीरीज़ के सवाल पर आ जाते हैं, तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। और नंबर सीरीज़ में मैं आपको थोड़ा सा समय देना चाहूँगा, है ना, थोड़ा सा समय देना चाहूँगा कि आप इसको सवाल को देखो, समझो और कोशिश करो, है ना। क्योंकि नंबर सीरीज़ आप जब तक खुद से करना नहीं सीखोगे, खुद से आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, क्रैक नहीं कर पा रहे हो, उसको देख नहीं पा रहे हो कि कहाँ से इसको ब्रेक किया जा सकता है, पैटर्न आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। आप
आपको कितने भी क्वेश्चन से आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूं, बट आपके अंदर अगर वो खुद से करने की एबिलिटी जनरेट नहीं होगी तो पेपर में आपको दिक्कत आएगी। इस वजह से मैंने इसको अभी आखिरी में रखा। तो सवाल क्या है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 9, 14, 24, 41, 61। तो मैंने यहाँ पर लिखा 9, 14, 24, 41, 67 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे करोगे आप इसको। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से डिफरेंस से काम हो जाएगा, है ना, अगर आपको क्लिक करता है तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाला। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास 5, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास में 10, इसका जो डिफरेंस है वो आपके पास में कितना आ रहा है 17, है ना, 7 जोड़ेंगे तो 31, 17। इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास में 26। यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, अब इसमें देखा तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का आ रहा है, इसमें जो आ रहा है वो 7 का आ रहा है, इसमें जो आ रहा है वो 9 का आ रहा है। तो 5, 7, 9, 9 के बाद क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस होना चाहिए। 26 और 11 जोड़ने पे कितना आएगा 37। 67 और 37 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 10, यानी कि 104। यानी कि हमारा जो मिसिंग नंबर है वो कितना होगा 104। हमारा जो मिसिंग नंबर है वो कितना होगा 104 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा, ईजी है। ठीक है, ईजी है। ठीक है, तो यहाँ तो बेसिक डिफरेंस डबल डिफरेंस से हमारा सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है 7, 3.5, 3.5, 7, 28। ठीक है, 7, 3.5, 3.5, 7, 28 क्वेश्चन लिख देते हैं। 7 लिखा, 3.5 लिखा, 3.5 लिखा, फिर 7 लिखा और फिर 28 लिखा और फिर यहाँ पर ब्लैंक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका आधा है ये और इसका ये 1 गुना है और इसका ये डबल है। तो मैंने कहा यार यहाँ पर ना 0.5 से मल्टीप्लाई किया होगा आपने, यहाँ पर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो आपने बोला 0.5 का डबल 1 हो गया, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल कितना हो जाएगा 4 का डबल 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 से करना पड़ेगा। तो 160 और 64 यानी कि 224। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 224। तो 224 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन आपका इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आसान था, है ना, ईजिली आइडेंटिफाई हो सकता था। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई कठिनाई आपको होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इस सवाल की बात करते हैं 3, 17, 45, 87 ब्लैंक और 213। तो यहाँ लिखा 3, 17, फिर यहाँ लिखा 45, फिर यहाँ लिखा 87, फिर यहाँ लिखा ब्लैंक और फिर यहाँ लिखा 213। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। ठीक है, 3 और 17 का डिफरेंस क्या दिख रहा है, 3 और 17 का डिफरेंस मुझे 14 दिख रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये 28 दिख रहा है और यहाँ पर ये 42 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है 14, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है 28, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है 42। ठीक है सर, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ पर कुछ डिफरेंस होगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ये क्या है आपका 14 × 1 है, ये जो चीज़ है ये आपका 14 × 2 है, ये जो है ये आपका 14 × 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो 14 × 4 होना चाहिए और यहाँ पर जो होगा वो 14 × 5 होना चाहिए, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 56 और ये कितना हो जाएगा 70। तो 87 में 56 जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 हो गया, 8, 5, 13, ये 14 हो गया। अब 143 अगर हमारा सही हो तो इसमें 70 जोड़ने पे क्या 213 आएगा, हाँ आएगा। इसका मतलब 143 हमारा सही जवाब, 143 हमारा सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है, सरल है, आसान है, ईजी है। एक बार इसको अच्छे से देखो आप। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 6, 10, 15, 22, 32। 6, 10 है ना, 15, 22, 32। तो लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है 6 है, 10 है, 15 है, 22 है और यहाँ पर कितना है 32 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है ब्लैंक आ रहा है।
तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल के देखें क्या, तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, ठीक है 7 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा 4 5 7 10, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 3 का है, तो यहाँ तो सही बैठ रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 का होना चाहिए, तो ये 14 होगा, और 32 और 14 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 46, है ना 46। तो 46 हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब है, ठीक है 46 हमारा सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आसान सवाल था, है ना। मैंने नंबर सीरीज़ का सेशन लिया हुआ है, रॉन्ग नंबर का भी सेशन लिया हुआ है, तो प्लीज़ वो सेशन ज़रूर देख लेना। वहाँ पर अगर आपने उतने सारे क्वेश्चन जितने मैंने करवाए इतने आप कर लेते हो प्रैक्टिस, तो ये सब सवाल आपसे आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आपको इतनी सारी वैरायटीज़ वहाँ पर मैंने कवर करा दी है अलग अलग सेशंस में, ताकि आप जब उसको देखोगे ना सीक्वेंस वाइज तो आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से फाउंडेशन बन जाएगा। फिर आप नंबर सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज़ के कोई भी सवाल अगर आपको पेपर में आते हैं आप आराम से कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस सवाल की, ठीक है, इस सवाल की। तो यहाँ पर क्या लिखा है 6 5, यहाँ लिख लेते हैं 6 5 9 26, और यहाँ पर ब्लैंक है, और यहाँ पर कितना है 5 1 4 है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 6 इंटू 1 -1 हो रहा है, यहाँ पर 5 इंटू 2 -1 हो रहा है, यहाँ पर 9 इंटू 3 -1 हो रहा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा और -1 होगा, यहाँ पर क्या आएगा इंटू 5 आएगा -1 आएगा। अब चेक कर लेते हैं, तो 26 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 और 24 104 -1, तो ये 103 आना चाहिए। अब 103 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 515 -1 514 आएगा, यानी कि 103 इसका सही जवाब है, 103 इसका सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो मेरे ख्याल से नंबर सीरीज़ के सवाल भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद फिर अपना अर्थमेटिक शुरू हो गया था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सेशन में जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी समझाया गया है वो समझ में आया होगा। पूरा पेपर मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर जो भी बेसिक चीज़ें थी वो भी मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।